नेक्स्ट है इसमें समानता का राजनीतिक पक्ष या राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। राजनीतिक समानता का जो सिद्धांत है वो सभी नागरिकों को शासन कार्यों में भाग लेने का समान अवसर प्रदान करता है। जहाँ भी राजनीतिक समानता होगी वहाँ राजनीतिक अधिकारों के विषय में किसी भी नागरिक से किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऐसे अधिकारों की जो समान प्राप्ति है वही राजनीतिक समानता की वास्तविकता है। एक विचारक हुए पुशमैन, वो कहते हैं व्यवहार में राजनीतिक समानता का आदर्श वयस्क मताधिकार और प्रतिनिधि सरकार, संक्षेप में आधुनिक प्रजातंत्र पर केंद्रित है। माने जहाँ प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली होगी वहीं हम राजनीतिक समानता के अस्तित्व को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या जहाँ प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली होगी वहीं लोगों को राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो ऐसे में जो राजनीतिक समानता है उसके प्रतीक क्या हैं? इसमें फर्स्ट आ जाएगा मताधिकार। प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली में ही राजनीतिक समानता संभव है। प्रजातंत्र क्या है? जनता का शासन, माने जिसमें अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है। ये प्रजातंत्र दो तरह का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जिसमें जनता शासन कार्यों में सीधे भाग लेती है, स्वयं अपने लिए कानून बनाती है। और एक होता है अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र, जिसमें जनता शासन कार्यों में सीधे भाग न लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भाग लेती है। माने जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है चुनाव के माध्यम से, और वो प्रतिनिधि जनता की ओर से शासन कार्यों में भाग लेते हैं। तो ऐसे में जो प्रजातंत्रीय प्रणाली में प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए व्यक्ति को मतदान का अधिकार दिया जाता है, और इस अधिकार के द्वारा ही जो नागरिक हैं अप्रत्यक्ष रूप से शासन कार्यों में भाग ले सकते हैं। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में लगभग सभी संस्थाओं के सदस्यों का चुनाव होता है, और इस उद्देश्य के लिए एक विशेष आयु निश्चित कर ली जाती है। और जब भी कोई स्त्री या पुरुष उस निश्चित आयु को प्राप्त कर लेते हैं उन्हें बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है। लेकिन ये जो वोट देने का अधिकार है ये पागलों को, दिवालियों को, या न्यायालयों द्वारा जिसे अपराधी घोषित किया गया है या जो देशद्रोही हैं उनको नहीं दिया जाता। मताधिकार के लिए निश्चित जो आयु सीमा है वो हर देश में एक जैसी निर्धारित नहीं की गई है। हर देश में वयस्क होने की जो आयु है वो उस देश की जो विशेष परिस्थितियां हैं या फिर जो राष्ट्रीय हित हैं उनको मद्देनजर रखकर निश्चित की गई है। जैसे भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, इन देशों में ये जो आयु सीमा है, न्यूनतम आयु सीमा, ये 18 वर्ष निश्चित की गई है। माने वयस्क होने की जो आयु है वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष से जो अधिक स्त्री या पुरुष हैं, लड़का या लड़की हैं, वो मतदान में हिस्सा ले सकते हैं। सेकंड है इसमें चुनाव लड़ने का अधिकार। वोट देने का जो अधिकार है वो चुनाव लड़ने के अधिकार के बिना अधूरा है। लोकतंत्रीय राज्यों में नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता के आधार पर चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाता है। इस अधिकार के प्रयोग के लिए न्यूनतम आयु निश्चित कर दी जाती है। जैसे भारत में लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निश्चित की गई है। इसी तरह से राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, और राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष की न्यूनतम आयु निश्चित की गई है। माने कम से कम आयु 35 वर्ष हो तभी कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। आयु के अलावा कुछ अन्य योग्यताएं भी रखी जाती हैं जो चुनाव लड़ रहे जो प्रत्याशी हैं उनको पूरी करनी होती हैं। यदि कोई प्रत्याशी उन योग्यताओं पर खरा नहीं उतरता तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ सकता। नेक्स्ट है इसमें सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार। राज्य के पास देने को क्या है, पद या पुरस्कार। तो ऐसे में हर नागरिक को समानता के आधार पर सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार दिया जाता है। किसी व्यक्ति को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग के आधार पर या किसी अन्य आधार पर किसी पद को प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जा सकता। हमारे देश में कोई भी नागरिक जो आवश्यक योग्यताएं पूरी करता हो
उसे सरकारी पद प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। हर नागरिक किसी भी राजनीतिक पद को भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन हमारे देश में किसी विशेष वर्ग या जाति के लिए सरकारी सेवाओं में कुछ स्थान भी आरक्षित किए गए हैं। जैसे हमारे देश में एससी और एसटी के लिए केंद्रीय और राज्य सेवाओं में स्थान आरक्षित किए गए हैं। नेक्स्ट है इसमें सरकार का विरोध करने का अधिकार। लोकतंत्र में जो बुरे कानूनों का विरोध करने का अधिकार है वो नागरिक को जरूर प्राप्त होना चाहिए, और साथ ही साथ ये सरकार के विरोध करने का जो अधिकार है वो विरोध केवल संवैधानिक ढंगों द्वारा ही होना चाहिए। इसके लिए किसी हिंसा या दबाव डालने वाले साधनों के प्रयोग की आज्ञा किसी भी नागरिक को नहीं मिलनी चाहिए। लोकतंत्रीय प्रणाली में लोगों को सरकार की आर्थिक नीतियां हैं, सामाजिक और राजनीतिक नीतियां हैं, उनकी आलोचना करने का, उनको विरोध करने का अधिकार तो जरूर होना चाहिए, लेकिन सरकार के विरुद्ध विद्रोह या बगावत करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। और किसी भी प्रजातंत्रीय देश में ऐसे अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है याचिका देने का अधिकार। लोकतंत्र में किसी व्यक्ति के साथ यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी अत्याचार करता है या कोई दुर्व्यवहार करता है तो उसके विरुद्ध व्यक्ति आवेदन पत्र द्वारा न्याय की मांग कर सकता है। हर नागरिक का यह अधिकार है कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है तो नागरिक उसके विरुद्ध याचिका दायर कर सकता है। ऐसी याचिका व्यक्तिगत रूप से भी दायर की जा सकती है, सामूहिक रूप से भी दायर की जा सकती है। ऐसी याचिका विधानपालिका या कार्यपालिका को दी जा सकती है, लेकिन यदि इनसे व्यक्ति को न्याय ना मिले तो व्यक्ति वैधानिक विधि के अनुसार जो न्यायालय हैं उनकी शरण भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक दल बनाने का अधिकार। राजनीतिक दलों के बिना अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जनता ने अपने प्रतिनिधि चुनने हैं और जहां चुनाव होगा वहां राजनीतिक दल होंगे ही होंगे। तो ऐसे में लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का जो महत्व है बहुत अधिक है। तो व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य द्वारा ना तो व्यक्ति को राजनीतिक दल का सदस्य बनने से रोकना चाहिए, ना ही किसी व्यक्ति को किसी विशेष राजनीतिक दल का सदस्य बनने के लिए मजबूर करना चाहिए। और एक जैसे राजनीतिक विचारों के जो व्यक्ति हैं वो मिलकर किसी राजनीतिक दल का निर्माण कर पाएं, ऐसी उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन यदि सरकार ऐसा अनुभव करे कि कोई जो राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय हितों के अनुकूल नहीं है, राष्ट्रीय एकता को खतरा है या देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो ऐसे दल पर जो सरकार है वो उचित प्रतिबंध लगा सकती है। राजनीतिक समानता की ये जो धारणा है ये अपने आप में एक आदर्श धारणा है, और दूसरी ओर जो प्रजातंत्रीय समाजों की वास्तविकता है वो इस आदर्श की व्यवहारिक संभावना को रद्द करती है। या हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्रीय राज्यों में कुछ ऐसे तथ्य पाए जाते हैं जो राजनीतिक समानता के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। इसमें फर्स्ट है आर्थिक विषमताएं। जो उदारवादी प्रजातंत्रीय राज्य हैं उसमें निजी संपत्ति का अधिकार सबको दिया गया है। जो उत्पादन के साधन हैं वो भी मुख्य रूप से निजी स्वामित्व के अधीन हैं। तो ऐसी व्यवस्था में जो लोगों में आर्थिक विषमता है वो बढ़ जाती है। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो चौड़ी हो जाती है। तो ऐसे में जिस समाज में धनी और निर्धन, स्वामी और नौकर की आर्थिक स्थिति में ज्यादा अंतर होगा, उस समाज में जो राजनीतिक समानता है वो कोरी कल्पना रह जाएगी, मात्र एक काल्पनिक आदर्श रह जाएगा। धनी व्यक्ति तो चुनाव लड़ेगा, लेकिन निर्धन व्यक्ति ना तो चुनाव लड़ सकता है, ना ही अपने मतदान के अधिकार को स्वतंत्रता सहित प्रयोग में ला सकता है। नेक्स्ट है इसमें राजनीतिक सत्ता वास्तव में एक विशिष्ट वर्ग के पास होती है। विशिष्ट वर्ग का अर्थ क्या है? समाज में कोई भी व्यक्ति जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर पर हो, वो उस क्षेत्र का विशिष्ट है। ऐसे ही
राजनीतिक क्षेत्र में जो सर्वोच्च शिखर पर हैं वो राजनीतिक क्षेत्र के विशिष्ट हैं, वो विशिष्ट वर्ग हैं, एलिट हैं। तो ऐसे में जो प्रजातंत्रीय राज्य हैं इनमें राजनीतिक शक्ति एक विशिष्ट वर्ग के हाथों में केंद्रित होती है। एक विचारक हुए हैं डीबी वर्ने, वो कहते हैं यद्यपि कोई अपनी राजनीतिक प्रणाली में कितना भी प्रजातंत्रीय होने का प्रयास करे तथापि प्रत्येक संगठन में अल्पतंत्र का सशक्त तथ्य अवश्य होता है। ये अल्पतंत्र का जो अर्थ है वो है थोड़े से व्यक्तियों का विशिष्ट वर्ग जो प्रजातंत्रीय प्रणाली में राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करता है। लोगों की जो राजनीतिक समानता है वो तो चुनाव की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाती है। लोग राजनीतिक समानता के नाम पर वोट देने के अलावा राजनीतिक शक्ति की प्रक्रिया में कोई भी व्यवहारिक भूमिका नहीं निभाते। माने जो चुनाव होते हैं जब, तो जो राजनीतिक शक्ति है एक राजनीतिक विशिष्ट वर्ग के हाथ से दूसरे राजनीतिक विशिष्ट वर्ग के हाथ में ही हस्तांतरित होती है और उन्हीं में ही रोटेट होती रहती है, घूमती रहती है। कभी भी आम व्यक्ति के हाथ में वो नहीं आती। आम व्यक्ति के हाथ केवल और केवल मतदान के दिन होती है और उस दिन भी यदि उसने संकीर्ण भावनाओं के आधार पर मतदान में हिस्सा लिया तो वो साथ के साथ उसी दिन चौपट हो जाती है। नेक्स्ट है इसमें नौकरशाही का प्रभुत्व। राजनीतिक समानता को महत्वहीन बनाने में नौकरशाही का बहुत बड़ा हाथ है। मंत्री या जो विधायक हैं वो तो राजनीतिज्ञ होते हैं, राजनेता होते हैं, शासन के कार्यों का उन्हें कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे में वो नौकरशाहों पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर करते हैं और शासन का जो वास्तविक प्रबंध है वो नौकरशाही करती है। पदाधिकारी की जो नियुक्ति है, जो नौकरशाह हैं, इनकी नियुक्ति में आम जनता का कोई हाथ नहीं होता। तो ऐसे में ये जो नौकरशाह हैं, क्योंकि जनता का इनकी नियुक्ति में कोई हाथ नहीं है तो ये जनता के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक समानता के आदर्श का शासन के कार्यों में भाग लेने का, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने से कोई व्यवहारिक संबंध नहीं रहता। तो ऐसे में जो राजनीतिक समानता है उसको संभव बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं विचारकों ने, जिन पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।